जो बोलती है कि माइनॉरिटी की फंडिंग्स के लिए, माइनॉरिटी के बेहतरी के लिए हमने ये चीज़ की अलॉटमेंट की है, इतने 1000 करोड़ दिए। अरे भैया, हम हाथ जोड़ते नहीं चाहिए। आप हमारा जो वक्त प्रॉपर्टी से हमारा जो रेवेन्यू है आप वो कर दीजिए ना भाई। आप क्यों हमें भीख देते हैं? हमको भीख नहीं चाहिए, माइनॉरिटी को भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक दे दीजिए। हमारा जो वक्त प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू वाकई में आना है आप उसको जनरेट कर दीजिए। हम खुद अपनी जो है कम्युनिटी की हाल को आपको गारंटी देता हूँ, आने वाले 2 साल में पूरे हिंदुस्तान में कम्युनिटी की बदहाली को अच्छे हालों में जो है बदल। नमस्कार, हम उंगली नहीं मुद्दे उठाते हैं और मुद्दों को, ये जो मुद्दे हम उठाते हैं उनको एक जगह तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ हल मिले। तो इस सिलसिले में हम हर जो मुद्दों को लेके जा रहे हैं, तो आज जहां पे आए हुए हैं हम, मेरे साथ जो है, मैं उनसे परिचय कराता हूं आपका। मेरे साथ जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन शहजाद अनवर साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में, आपने वक्त दिया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर आपका। सर, मेरा पहला प्रश्न है शहजाद साहब, एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, प्रदेश कांग्रेस जैसे इतने बड़े एक राष्ट्रीय दल के आप माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन के हैसियत से, सर माइनॉरिटी के लिए आपने क्या किया है अब तक? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके सारे व्यूवर्स जो अभी देख रहे हैं, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ख़ास तौर पे क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं और बेबाक सुनने का भी आप जो है मादा रखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, ये हमारा काम है, हमारा काम है। थैंक यू। तो माइनॉरिटी, पहले तो मैं कांग्रेस दल का शुक्रिया अदा करूं कि मुझ जैसे छोटे आदमी को भी जो है इतनी बड़ी पद पे ला करके दिया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में होती है, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है। पहले हमें इसको समझना होगा, जो विचार लोगों के दिमाग तक पहुंचाना होगा। ये कोई पार्टी कल रात हम सो करके सोए और सुबह उठे हमने एक पार्टी बना लिया, ये वो पार्टी नहीं है। सदियों का एक फसल लगाया हुआ है जो अपने वक्त के हिसाब से जो है वो फल दे रही है। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने जब हमें मौका दिया प्रदेश में एज अ वाइस चेयरमैन काम करने का, तो हम काम कर रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। सर, किस तरह का, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि किस तरह का, क्योंकि अगर हम शिक्षा को देखें, अगर हम बेरोजगारी को देखें, अगर हम कुपोषण को देखें, अगर हम भूखमरी को देखें, हंगर इंडेक्स को जो आता है जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी का नाम उभर के आ रहा है। तो क्या बोलिएगा सर? ये पहले तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि माइनॉरिटी डजंट मीन मुस्लिम नहीं, माइनॉरिटी मीन्स बहुत सारे हैं, सिख है, गुजराती भाई हैं, अपने सिख भाई हैं, तो सब कोई है। लेकिन उन सबों में जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है वो मुसलमान है। आप बाकी कम्युनिटी को देखेंगे तो सर, आपकी नज़र में क्यों? आपकी नज़र में क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज़ को जो है दबाया गया, उनके हक को दिया नहीं गया। इवन जो माइनॉरिटी लीडर्स थे, चाहे वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, वो माइनॉरिटीज़ के मुद्दे को वो विधानसभा तक, लोकसभा तक ले नहीं गए, बोले नहीं। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखिए, 2005 में जो बनी थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसमें एकदम स्पष्ट बता दिया कि माइनॉरिटी की क्या अवस्था है। आपको बताऊं कि आज भी माइनॉरिटी के घरों में ऐसा है कि 5 लोगों की एक फैमिली है जहां 80 रुपए का रोज का रोजगार है। आप बताइए 80 रुपए के रोजगार से आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने शिक्षा पहुंचाई नहीं वहां तक, आपने उनको शिक्षा दिया नहीं, आपने उनको काम करने का कोई साधन दिया नहीं, आपने उनको जो है हाथों का कोई ट्रेनिंग या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करवा। माफ़ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ हमारे दर्शकों को लिए। हमारे शहजाद अनवर साहब ने एक बहुत ही गंभीर मसला उठाया है और बोला है, वो है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, इन लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक की नज़रिए से देखा गया है, इसीलिए आज ऐसी परिस्थिति। हाँ सर, आप जो बोल रहे थे बोलिए। बिल्कुल, पोलराइजेशन ऑफ वोट जो है, आप देखिए जैसे ही इलेक्शन आता है माइनॉरिटी सबको याद आ जाता है। स्विंग ऑफ वोट्स जो है, तब एनडीटीवी और ये टीवी और वो टीवी सब दिखाती है कि माइनॉरिटी वोट कहाँ जा रहा है। अरे माइनॉरिटी वोट कहीं भी जाए उससे क्या मकसद है? आपने माइनॉरिटी को दिया क्या वो बताइए ना भाई।
कोई भी सरकार हो, मैं सारे सरकारों से प्रश्न करता हूँ कि कोई भी सरकार हो, उसने माइनॉरिटी को दिया क्या? जिल्लत, गुर्बत और गरीबी के अलावा क्या दिया? हम लोग जो सिटी में रहते हैं, आप हमको मत देखिए ना, हमारे जैसे 10-20 और को मत देखिए, आप रूरल एरियाज में चलिए जहां अभी भी लोग मट्टी के मकान में रहते हैं। खपड़ेल के मकान में रहता हूं। अनीस खान जो मारा गया युवा नेता, मैं उसके घर पे गया, हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी के साथ। मैं आपको बताऊं, उसके इर्द गिर्द सारी मकाने मिट्टी के हैं। खपरेल भी हटा दीजिए अगर आप समझते हैं बिचाली या बिचाली का जो है वो रूफ है। तो हम कहाँ हैं? हम बोलते हैं हमने जो है इतना प्रोग्रेस कर दिया। पश्चिम बंगाल को हम आज 12 साल से एक परिवर्तन के नाम से जो हमने सरकार लाई, तो आज देखिए वो सरकार यहाँ से वो बगनान कितना दूर है, तो 1 घंटा नहीं लगता जाने में। और ये कंडीशन है कि लोग मिट्टी के घर में रह रहे। मुझे देखकर अफसोस और ताज्जुब हुआ कि हम और हमारे जैसे बहुत सारे भाई जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के अच्छी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं, एसी घर में रहते हैं, गाड़ी है, एसी ऑफिस है, लेकिन 99% लोग जो है वो मट्टी के घर में रहते हैं और बिलो पॉवर्टी लेवल है। सर यहीं पे मेरा प्रश्न जो आ रहा है, प्रश्न मैं यहीं पे करना चाह रहा था सर, एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से आपने कौन कौन सा प्रोएक्टिव स्टेप उठाया है अभी तक? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि एज ए स्टेट पश्चिम बंगाल में जब मुझे ये कार्य करने का मौका मिला, तो दुर्भाग्यपूर्ण हम ये बोलेंगे कि हम इस सरकार यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार में नहीं है और सरकार के साथ भी नहीं है, सरकार के विरुद्ध में ही है। तो कोई भी कमीशन का कोई भी अलॉटमेंट होता है तो वो हमें नहीं मिलता है। तो ये लाइबिलिटीज़ जो रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है, ये उनके ऊपर आता है। हम अपने पर्सनल लेवल में या पार्टी के लेवल में जो है कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको 2-3 इंसिडेंट बताऊं, अम्फान वगैरह आया तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हमने जो है जाकर के, सर वो तो आपने व्यक्तिगत तौर पे किया है, लेकिन ये जो सरकारी जो फायदे आ रहे हैं, सरकार की तरफ से, तो ये कोई व्यक्तिगत फायदे नहीं आ रहे हैं, सरकार दे रही है और वो पब्लिक फंड है, पब्लिक मनी। तो सर आप एक पब्लिक परव्यू में बैठे हुए हैं, सत्ता में है या नहीं है वो बड़ी बात नहीं है, आप एक पब्लिक परव्यू में बैठे हुए हैं और आप एक नेशनल लेवल के एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं। तो सर आप ये प्रश्न खड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं इनके पास? आरटीआई क्यों नहीं कर रहे हैं सर? हमने आरटीआई बहुत सारे डिपार्टमेंट में किया है। जैसे आपको मदरसा बोर्ड बताऊं, मदरसा बोर्ड में बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। हमने आरटीआई किया है। हम जरूरत पड़ेगा तो अभी कोर्ट भी मूव करेंगे कि भाई वो वैकेंसीज जो है वो माइनॉरिटी के लिए है, आप उसको अलॉट कीजिए, उसको फिल कीजिए। आप जैसे अभी देखेंगे इस्लामिया हॉस्पिटल अभी नई बनी है, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज है, खाली है, लेकिन ये लोग अलॉट नहीं कर रहे, ये लोग दे नहीं रहे, नौकरी दे नहीं रहे। उसी तरह से एजुकेशन पे भी अगर हम आए तो माइनॉरिटीज के लिए कोई खास स्टेटस या स्टेटस को नहीं है एजुकेशन के लिए। आप एक 80 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, आप बताइए कौन से प्राइवेट स्कूल में वो जा करके पढ़ाएगा जिसकी फीस किसी भी पश्चिम बंगाल में कोई भी छोटी सी प्राइवेट स्कूल जो है जिसकी फीस 1500 रुपए से कम नहीं हो? ज्यादा होगी, कम तो मिनिमम बेंचमार्क कि 1500 से कम अगर कोई स्कूल है तो आप मुझे बताइए जहाँ माइनॉरिटीज जा करके अपने बच्चों को पढ़ाए। तो सरकार का काम है देखना और हमारा काम है आवाज़ उठाना माइनॉरिटीज़ के लिए, जो हम अक्सर करते आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार में कोई आपका आवाज़ नहीं सुनता है और ना ही सुनने का मौका देगा। हजरत माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मैं फिर इंटरवेंट कर रहा हूँ। तो आपके जो चेयरमैन साहब हैं शमीम अख्तर साहब, उन्होंने एक वक़्फ़ पे मुद्दे पे उठाया है, तो आप कहाँ तक सहमत हैं उनके साथ? देखिए, वक़्फ़ का मसला जो है पहले हमको समझना पड़ेगा। वक़्फ़ जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की चीज़ है, वो किसी और कम्युनिटी की चीज़ नहीं है और बहुत बारीक है। इसमें 2 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप जानते भी होंगे, आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं। वक्फुल औलाद और वक्फुल अल्लाह 2 चीज़ है। तो वक्फुल औलाद जो है इसको आप डेवलप कर सकते हैं। वक्फुल अल्लाह जो है इसको आप अल्लाह के काम, माने जैसे मान लीजिए कब्रिस्तान है, मस्जिद है, वर्शिप के लिए जो किया गया है, तो एहसाले सवाब के लिए करते हैं, तो वो उसमें वही चीज़ होगा जो उसमें मेंशन किया हुआ है। और हमारे शमीम अख्तर जो चेयरमैन है, ये आने के बाद ही जो है इन्होंने पहले ही जो है वक्फ को ये किया था, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी जो है वो बहुत मिस हैंडलिंग हो रहा है।
जो मुस्लिम कम्युनिटी। सर मैं तो माफ़ कीजिएगा सर, थोड़ा सा मैं इंटरवेन कर रहा हूँ। 2000 सच्चार कमेटी जो बनी थी 2005 में, उसके बाद सच्चार कमेटी ने एक रिकमेंडेशन किया था। तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी थे। तो ये माननीय मनमोहन सिंह जी ने सच्चार कमेटी के रिपोर्ट में रिकमेंडेशन में क्या रिकमेंडेड किया था, सच्चार कमेटी ने किया था कि ये जो पूरे भारतवर्ष में लगभग अगर जो आंकड़े हैं हमारे पास, अराउंड 4.9 लाख्स अप्रॉक्सीमेट प्रॉपर्टीज़ हैं आपका ये वक्फ बोर्ड का, और उसमें से सालाना जो आता है 163 करोड़ का आपका है। तो ये जो सच्चार कमेटी ने रिकमेंडेशन क्या किया था कि भाई एक नेशनल पर्सपेक्टिव में एक कमेटी बननी चाहिए जो एक रेगुलेटरी माध्यम से अगर इन प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर हैंडलिंग करती है तो ये 163 करोड़ की जगह 13,000 करोड़ इनकम आएगा। तो सर मनमोहन सिंह जी ने एक कॉरपोरेशन तैयार किया था जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत आता है। तो इसके तहत मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बोला। सर आप बोलिए, आप जो बोल रहे थे। देखिए इतना बड़ा फंड है, आप समझिए यही तो प्रॉब्लम है ना कि लूट खसोट मार धाड़ जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है। माइनॉरिटी का अपना खुद का एक बहुत बड़ा फंड है जो अगर सच्चर कमेटी के हिसाब से भी हम चले 163 करोड़ करीब जो है एक साल में 163 करोड़ आता है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन सच्चार कमेटी ने कहा है अगर सही से इसको मैनेज किया तो वो 12 से 13,000 करोड़। वही जा रहा था, मैंने मल्टीपल ब्रेकअप बताया, मैंने आपको बोला कि 13,000 करोड़ अप्रोक्स आना चाहिए जो नहीं आता है। उसका रीजन क्या आपको समझना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो पूरा अकबर रोड जो है वक्फ प्रॉपर्टी, तो अकबर रोड जो वक्फ प्रॉपर्टी है पूरी, तो उसकी रेवेन्यू क्या आनी चाहिए। अब वहाँ का रेवेन्यू आता है एक एमपी के बंगलोज जो है वो एकड़ में है। और उसका रेवेन्यू मिलता है 1,000 रुपया 500 रुपया। तो वही उन्होंने सच्चर कमेटी ने कोट की थी कि अगर ये 13,000 करोड़ अराउंड मोर और लेस, ज़्यादा भी हो सकता है, अगर ये पैसा रिकवरी किया जा सके तरीके से तो माइनॉरिटी को पैसे किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जो आप कोई भी सरकार हो जो बोलती है कि माइनॉरिटी की फंडिंग्स के लिए, माइनॉरिटी के बेहतरी के लिए हमने ये चीज़ की अलॉटमेंट की है, इतने 1,000 करोड़ दिए, अरे भैया हम हाथ जोड़ते नहीं चाहिए। आप हमारा जो वक्फ प्रॉपर्टी से हमारा जो रेवेन्यू है आप वो कर दीजिए ना भाई। आप क्यों हमें भीख देते हैं? हमको भीख नहीं चाहिए, माइनॉरिटी को भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक दे दीजिए। हमारा जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू वाकई में आना है आप उसको जनरेट कर दीजिए। हम खुद अपनी जो है कम्युनिटी की हाल को आपको गारंटी देता हूँ आने वाले 2 साल में पूरे हिंदुस्तान में कम्युनिटी की बदहाली को अच्छे हालों में जो है बदल दी जाएगी। सर वो बोलना चाह रहा हूँ, आप बताइए कि 13,000 करोड़ जिसके पास अगर 12-13,000 करोड़ सालाना का हो उसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा भाई। आज हमारे पास पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। मदरसा आलिया जैसा एक बोर्ड है जिसका जो है सालों से उसका जो है रेनोवेशन नहीं हुआ, सालों से उसमें जो है इम्प्लीमेंट चीज़ें नहीं हुई है। आपने बोर्ड तो बना दिया, बोर्ड बना करके क्या होगा, आप बाकी स्कूलों के साथ पैरेलल तो खड़ा कीजिए। सर माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंटरवन कर रहा हूँ। आप जब मदरसा शब्द उठाए हैं तो कहीं ना कहीं एक गलत सोच भी जाती है लोगों के कि मदरसा सिर्फ मुस्लिम को लिए नहीं है, कि मदरसा इज़ ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन, और ये ब्रिटिश एरा में शुरू हुआ था। और मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, अगर आप अर्बन और रूरल बंगाल में जाइएगा तो पर्टिकुलरली अगर आप मुर्शिदाबाद जाइए फिर कांथी जाइए तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इवन मोर देन 20 to 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हिंदू स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मदरसा फॉर्म ऑफ एजुकेशन है और वो बहुत कम पैसे में वहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये मैं जस्ट कन्फ्यूज दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कोई कॉन्सेप्शन है कि बहुत सारा कि ये मिसकॉन्सेप्शन है कि मदरसा सिर्फ मुसलमानों को लिए। देखिए क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, उसी तरह से मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी डेवलप किया गया। तो मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इट्स अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आप समझिए ये मदरसा नहीं है। मदरसा एक अलग होता है जहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है बच्चों को, लेकिन ये मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, सब तालीम दी पढ़ाई जाते हैं। एंड देयर इज नो बैरियर कि ओनली मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, इट्स फॉर ऑल। तो क्या था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ये बोर्ड किया गया तो गरीबी तो उस वक्त और चरम सीमा पे थी क्योंकि पार्टीशन भी हुआ था। तो जो गरीब बच्चे थे उनके लिए जो है ये एक प्रॉपर प्लेस था, स्पेस था कि वो अपनी तालीम को हासिल कर सके।
लेकिन टाइम टू टाइम जो इसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी चीज़ें, बाकी जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशन को आपने किया, इम्प्रोवाइज करना चाहिए था, इसका अपलिफ्टमेंट करना चाहिए था, इसको आपने अपलिफ्टमेंट नहीं किया। इसको आपने एक मानसिकता के तहत इसको रोक दिया ताकि लोग ये समझे कि मदरसा बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, बट नो, दिस इज नॉट मदरसा, दिस इज मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो बोलने का है कि भाई आप जो बोर्ड बनाए, आप देखिए आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं जैसे कि IIT था, तो IIT को उन्होंने और अच्छे स्टेज पे ले गए, अब B.Ed है, M.Ed है, तो ये सब सारी चीज़ों को भी तो आप इस बोर्ड में डाल सकते हैं जहाँ पे लोग बच्चे आफ्टर क्लास 10 जो है एक टेक्निकल क्लासेस कर सके, टेक्निकल एजुकेशन ले सके, तभी तो आप जॉब प्रोवाइड करेंगे। सर एक जगह प्रश्न करना चाहते हैं शहजाद साहब, वो है कि एज ए माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से आप आने वाले दिन में क्या क्या प्रोएक्टिव स्टेप लेने की सोच रहे हैं, क्या क्या प्रोएक्टिव स्टेप लेने की सोच रहे हैं? ऑलरेडी हमने जो स्टेप्स जो हमने शुरू कर दिया है या ले रहे हैं स्टेप्स, मैं आपके चैनल के थ्रू से बता दूं ताकि जितने भी व्यूवर्स हैं वो भी हमारे साथ सोचें और समझें कि हम क्या उनके फेवर के लिए काम कर रहे हैं या उनके अगेंस्ट के लिए काम कर रहे हैं। हमने जो है अभी बहुत सारे बोर्ड में जो है RTI हम कर रहे हैं, क्योंकि RTI ही एक माध्यम है जिससे आपको एक सिस्टम पता चलेगा कि इस सिस्टम में हमको जाना कैसे है, इस सिस्टम में हम हमारे लोगों को ला कैसे सकते हैं। उसके अलावा कोई माध्यम नहीं है, आप चिट्ठी पत्थर करते रहिए, सारी जिंदगी निकल जाएगी, बट कोई डिपार्टमेंट आपको आंसर नहीं करने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मदरसा में हम जो सीट्स खाली है हम RTI कर रहे हैं, उसके लिए वैकेंसीज का एग्जैक्ट पता कर रहे हैं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे आपके चैनल के थ्रू से कि अगर कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा देख रहा है हमारे इस इंटरव्यू को तो इन खाली पदों को भरा जाए सभी जगह, नॉट ओनली एजुकेशन, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मदरसा है, बहुत सारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लोगों को लिया जा सकता है, लोगों को जोड़ा जा सकता है। तो हम ये स्टेप्स ले रहे हैं कि आने वाला दिन जो है कुछ नहीं भी हो तो कुछ तो हम कर पाए कम्युनिटी के लिए। ज़्यादा तो हम नहीं, क्योंकि हम बहुत बड़े संवैधानिक पद पे तो नहीं है, लेकिन अगर हमसे कुछ भी बन पड़ता है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, इंक्लूसिव ऑफ ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, अगर हमें कोई दूसरी माइनॉरिटी भी अप्रोच करे या हमें बताए कि भाई हमारे साथ ये दिक्कत आ रहा है, तो हम उनके लिए भी खड़े होने को तैयार हैं, अनलेस और अनटिल वी नो अबाउट देम। शहजाद भाई, एक बात, मुद्दे तो बहुत सारे थे, एक दिन में करना भी मुश्किल है, तो एक मुद्दा अगर हम बात करें उसको अगर छोड़ के जाएं तो शायद गलत होगा। वो है अभी जो हाल में इलेक्शन हुए, चुनाव हुए हैं, तो मान के चलिए ये जो 4-5 राज्यों में जो चुनाव आए हैं उनके जो परिणाम आए हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ जा रहा है। क्या कहेगा शहजाद भाई? कांग्रेस मुक्त भारत, सच आपने जो बात बोली तो देखिए, ये स्लोगन है सर, ये मेरा नहीं है, नहीं ये आपका नहीं है, मेरा नहीं, हाँ तो ये आपका नहीं है, बट ये लोगों के दिमाग में कुछ जहरीले लोग हैं जो लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं। जो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, मैं फिर उसी मुद्दे पे आ जाता हूँ, वापस फ्लैशबैक पे चला जाता हूँ कि कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक सोच है। उस सोच को आप किसी के दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। तो आप जिस जगह भी जाएंगे, मैं पूरे अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, और आप बहुत जगह जाते भी हैं, अभी भी आपने, मैं देख रहा था आपके चैनल को, यूपी में भी आपने कवर किया है। कोई ऐसा प्रांत बताइए, कोई ऐसा प्रांत, ऐसी गली, ऐसी नुक्कड़, ऐसा मोड़, ऐसा दुकान जहां कांग्रेस का आपने फ्लैग नहीं देखा। अगर आप मुझे एक जगह दिखा दें, एक जगह, तो मैं मान जाऊंगा कि आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस जो है वो भारत जो है वो कांग्रेस। सर माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा फिर इंटरवेन कर रहा हूँ। तो ये जो परिणाम आए हैं, इसके लिए आप किसी व्यक्ति का नाम मैं करता ही नहीं हूँ, व्यक्तिगत जगह पे नहीं, ये इसके लिए आप क्या कारण क्या है आपके शहजाद भाई के हिसाब से, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो एक वाइस चेयरमैन के हैसियत से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता, एक कांग्रेस लीडरशिप, दोनों के हैसियत से आपकी नज़र में क्या कारण है? देखिए, कारण तो मैं पहले शुक्रिया अदा करूँ, जनता जनार्दन होती है, जनता ने जिसको अपना समीक्ष समझा उसको अपना वोट दिया,
उस पर हमारा किसी का कोई राइट नहीं है। मेरे वोट पे मेरा राइट है, उस पर किसी का कोई हक नहीं है। मैं मेरा वोट कहाँ देता हूँ मैं जानता हूँ। तो उसी तरह कांग्रेस की चूक कहीं पे नहीं हुई। आपने देखा होगा कि पूरे इलेक्शन के दौरे में सारे 5 स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पुरजोर तरीके से ज़मीन से लड़ी और लोगों को साथ जोड़ा। परिणाम नहीं आया, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा टारगेट है 2024। नहीं, माफ़ कीजिएगा शहजाद भाई, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ। ये प्रजातंत्र है, इसमें प्रजातंत्र में पार्लियामेंट्री नंबर्स 2 से 200 होने में भी वक्त नहीं लगता है और 200 से 2 होने में भी वक्त नहीं लगता है। वो नंबर को माने नहीं रखते हैं, माने रखती है आपकी राजनीतिक सोच। आप बोल रहे थे, बोलिए सर, मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ दर्शकों के लिए। नहीं, थैंक यू। तो मैं बोल रहा था कि 5 स्टेट जहाँ पे भी हमने कांग्रेस ने जो है लड़ाई की। लेकिन एक प्रश्न मेरा खड़ा हो जा रहा है कि गोवा में इतना एंटी इनकम्बेंसी था और कहीं ना कहीं कांग्रेस पावर में आ रही दिख रही थी, फिर भी इसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं गोवा ही से जहाँ पे मैक्सिमम नंबर सीट आया है। गोवा से शुरू कर रहा हूँ कि 2022 पिछला विधानसभा इलेक्शन 17 में हुआ था। 17 किसे मैंडेट मिला था? एज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस को ही मिला था। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसको दावत देना चाहिए था? कांग्रेस को गवर्नमेंट फॉर्म करने की। गवर्नर को कांग्रेस को ही बुलाना चाहिए था। गवर्नर ने क्या किया था? वो तो बीजेपी को बुलाया। बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया था। इस बार उस बार भी कांग्रेस रेस में रहने के बावजूद बाय फोर्स आपने कांग्रेस को पीछे कर दिया। आपने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि आपने सारी एजेंसी, सारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की जो है धज्जी उड़ा करके उसको ताक पे रख दिया। अब 2022 में हम लोग आते हैं। आप यहाँ से कलकत्ता से अगर चलेंगे ना, कभी कभी मैं बाय रोड जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, अभी यूपी भी जाने का था, जा नहीं पाया। तो बाय रोड अगर आप जाएंगे ना, तो आसनसोल के बाद एक तृणमूल कांग्रेस का फ्लैग आपको नहीं मिलेगा। एक आसनसोल के बाद एक भी दिखा देंगे तो इस पद से उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। तो ये पार्टी गोवा जाती है फाइट करने के लिए जिसका कोई वजूद नहीं है। उसी तरह आम आदमी पार्टी गोवा आती है लड़ने के लिए जिसका कोई वजूद नहीं है। आप आम आदमी पार्टी और तृणमूल पार्टी दोनों के परसेंटेज ऑफ वोट शेयरिंग आप देख लीजिए और उसको कांग्रेस के वोट शेयरिंग पे ऐड कर दीजिए, तो आप देख लेंगे कि अगर ये दोनों नहीं होते तो कांग्रेस क्लियर मैंडेट वहां से लेकर के चले जाते। सर, एक बात मैं थोड़ा सा आपको आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये जो चुनाव है, बंगाल के चुनाव में भी हमने देखे हैं, विधानसभा के चुनाव में, फिर ये जो म्यूनिसिपल इलेक्शन पर कहीं ना कहीं क्या ये कांग्रेस एक बहुत ज़्यादा जेंटलमैन पार्टी होने के लिए क्या ये ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं लोग बाग सही से नहीं आ रहे हैं, सही से ठीक वोट जो परसेंटेज आना चाहिए या जो सीट मिलनी चाहिए वो नहीं आ रही है। क्या कारण है? कारण क्या है? देखिए, ये तो आपने फैक्ट बात बताया कि कांग्रेस एक जेंटलमैन पार्टी है। यहाँ आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, राह चलते गुंडे नहीं मिलेंगे। बाकी पार्टीज का भी आप अगर आंकलन करेंगे तो राह चलते गुंडे, रेपिस्ट, मर्डरर सब मिलेंगे। कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है जो पढ़े लिखे लोगों को पसंद करती है, तो इसलिए पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे। और देखिए क्या है कि आना और जाना वो हर पार्टी में लगी रहती है। वो तो वो फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो आते रहेंगे लोग, ये आएंगे और वो जाएंगे, कल वो आएंगे, कल कोई और आएगा, तो कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी जो कांग्रेस को डैमेज सबसे ज्यादा कर रही है, बीजेपी से भी ज्यादा डैमेज जो आपको कर रही है। देखिए, बीजेपी तो एक नेशनल पार्टी है, उसी तरह कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और उनसे बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस को जो डैमेज कर रहा है वो रीजनल पार्टीज डैमेज कर रही है। छोटे छोटे जो है जिनका कल कोई वजूद नहीं था, कांग्रेस के वजह से आज इनका वजूद हो गया है, कांग्रेस के वजह से आज ये स्टेट में रूल कर रहे हैं। तो ये लोग बैक बाइटर्स हैं, बैक स्टैबर्स हैं। ये लोग क्या है, आज ये लोग कांग्रेस को मार रहे हैं। देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है, आप सपना देखिए, राइट है आपका। तो उसी तरह जो ये छोटे छोटे मुर्गी के चूजे हैं ना,
ये छोटे छोटे मुर्गी के जो चूजे हैं, ये अभी सपना देख रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है भारतवर्ष का। अरे भैया, पहले झंडा तो लगा लो आसनसोल के बाहर, पहले झंडा तो लगा लो दिल्ली से बाहर, पहले झंडा तो लगा लो यूपी से बाहर, फिर सपना देखना। तो सपना देखने अच्छी बात है, सपना को मुकम्मल करना एक और अलग बात है। शहजाद भाई, बहुत सारा मैं बात कर दूंगा आपको, दो मिनट मुझे दे, मैं बोल के इसको खत्म कर दूंगा। तो कांग्रेस आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है, कांग्रेस के बाद कुछ नहीं है, कांग्रेस के पहले कुछ नहीं है। उसके बाद जो भी होगा कॉमा लगा करके आपको लिखना पड़ेगा, कांग्रेस प्लस टीएमसी, कांग्रेस प्लस एसपी, कांग्रेस प्लस फला, कांग्रेस प्लस फला। कहीं पे भी एसपी प्लस कांग्रेस आप नहीं लिख सकते हैं। तो यही है, और बोल के समाप्त करूंगा मेरी बात को भी कि आने वाले दिनों में रिजल्ट अच्छी होगी। कांग्रेस हमेशा फॉर द पीपल, बाय द पीपल और संविधान को मानने वाला है। आप देखेंगे हमारे लीडर सोनिया गांधी, क्योंकि अब ज़रा वो अनफिट रहती हैं तो ग्राउंड पे नज़र कम आती हैं, लेकिन हमारे लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये आम मुद्दे, आम आदमी के साथ हर वक्त खड़े हैं। चाहे आप वो उन्नाव ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए और लखीमपुर खीरी ले लीजिए, कोई एक लीडर का नाम आप मुझे बता दीजिए, कोई एक लीडर का नाम जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पहले वहां पहुंचे हो और जिन्होंने इन लोगों की आवाज़ उठाई हो। तो आने वाले 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, अगर आपकी बात को माने तो आने वाले 2024 में ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उभर के आएगी, अगर आपकी बातों को मान ले। हमारी बात को आप मत मानिए, आप खुद रात को जब घर जाइए, जब आप कैमरे से ऑफ हो जाए, जब रात को आप बैठ जाए, मेरी माँ मुझे बताती थी, अब वो है नहीं इस दुनिया में, कि बेटा तुम सारा दिन जो काम करते हो ना, तो रात को बेड में जाने से पहले एक बार आंख बंद करके उसको कैलकुलेटिव होके सोचना कि तुमने क्या काम अच्छा किया और क्या काम खराब किया, तो तुम्हें रिजल्ट उसका आ जाएगा। तो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि आप जब रात को घर जाइए, कैमरा वगैरह सबसे ऑफ हो जाइए और फ्री होकर के आंख बंद करके जब आप सोचेंगे ना, तो 2024 और 24 के बाद भी आपको कांग्रेस ही नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन शहजाद अनवर साहब के साथ। तो उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस एक सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, एक सोच भी है। इस सोच के साथ कि आने वाले 2024 के में कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से पूरे भारतवर्ष में उभर के आएगी। मैं नंदलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता से।